नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, आज हम लोग उपस्थित हैं यूपीएसआई की पहली क्लास के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने इसके पहले जो है मूल विधि की क्लास देखी होगी, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, तो सारे टीचर्स ने आपको एसआई में अपने अपने पाठ्यक्रम और प्रश्नों के बारे में बताया होगा। तो दोस्त, आइए हम भी उसी पैटर्न से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि देखिए, जब हमें सबसे पहले ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है तो पढ़ना आसान हो जाता है। बहुत सरल सी बात है, जब हम जान जाएं हमें क्या पढ़ना है तो पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ईश्वर करें आपका। बट 12 बज गया है, अब तो शुभ मध्याह्न हो गया है ना। तो आप सभी भाई बहनों को शुभ मध्याह्न, ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो, ऊर्जावान हो। और दोस्तों, आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्त, यदि हम लोग यहाँ चर्चा करें, अगर हम यूपीएसआई की, तो सबसे पहली बात तो दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा कि नौकरी जोरदार है, नौकरी जोरदार है। हमारे जो है पड़ोस में एक जो है मोहरे हैं, कुछ दूर पे हमारे मित्र है, बगल में ही गांव है। तो वो पहले लोअर में खंड शिक्षा अधिकारी थे। तो एक बहुत पुरानी वैकेंसी रुकी हुई थी, जो है वो याद होगा आप लोगों को, एक वैकेंसी थी जो मुलायम सिंह सरकार की समय की फंसी हुई थी, जो है बाद में जाके क्लियर हुई। तो उसके पहले वो खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो हो गए थे आपके जो है खंडसारी निरीक्षक थे लोअर से। तो वो उससे पहले खंडसारी निरीक्षक का पद ज्वाइन कर चुके थे। बाद में जब वो वैकेंसी क्लियर हुई तो वो दरोगा हो गए। अब आप खुद सोचिए, जो आदमी लोअर के थ्रू, लोक सेवा आयोग के थ्रू पद ज्वाइन किया है, वो एसआई जो है वो व्यक्ति एक अच्छी नौकरी कर रहा है, एक बढ़िया नौकरी कर रहा है। लेकिन दोस्त, पता है, जब वो एसआई हुए तो सारे गांव वालों ने कहा, अरे भैया फलानवा दरोगा हो गया, फलानवा दरोगा हो गया, फलानवा दरोगा हो गया, फलानवा दरोगा हो गया। कहने का मतलब आप जानते हैं कि कहीं न कहीं एसआई की क्रेज लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नौकरियों पर भारी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया मजेदार नौकरी है। और हकीकत यही है दोस्त, वास्तव में नौकरी मजेदार है। यदि ईमानदारी से आदमी करे तो वर्दी में वो पावर है जो पावर अच्छे अच्छे मिनिस्टर और अच्छे अच्छे जो है लोगों के पास नहीं, सच में। तो दोस्त, आइए आपको थोड़ी सी ये एक मैंने मोटिवेशन दिया कि दोस्त, सच में वास्तव में बहुत अच्छी नौकरी है। यदि आप उसके योग्य हैं, योग्यता आपको पूर्व में बता ही दी गई सब कुछ, आप यदि योग्य हैं तो जी जान लगाकर प्रयास करिए दोस्त। वास्तव में समाज का, लोगों का, गरीब दुखियों का, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी सेवा करने का भी यह एक बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है। तो आइए दोस्त, हम आज अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये जब हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि हम उसका पाठ्यक्रम जान लें, यदि हम उसका सिलेबस जान लें, तो हमारे लिए उसको पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहली जो चर्चा करेंगे, हम यूपीएसआई के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले, उससे भी पहले महत्वपूर्ण चर्चा मैं बता दूं, हिंदी जो हमारा विषय है यूपीएसआई में, हिंदी विषय के 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न जो है ना, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं 40 अढ़ैया 4 अढ़ैया 10, माने 40 अढ़ैया 100, टोटल 100 नंबर की हिंदी आती है 40 प्रश्न के रूप में। और दोस्त, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी प्रश्नों में नंबर का जो गुणा, मतलब जो नंबर का योग है वो 1 से अधिक होता है, वहां प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्त, इसलिए याद रखिएगा, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग अब पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, आइए सीधे सीधे चर्चा शुरू करते हैं पाठ्यक्रम की।
बहुत देर तक लिखूंगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। हाँ, घबराइएगा नहीं कि इतना पढ़ना है भाई, इससे ज्यादा सिलेबस हर जगह है, कहीं से ज्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है, देखिए हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी, और शुरू होता है कहां से? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। कहने का मतलब जो हमें यहाँ डिस्कस करना है वो भाषाओं के बारे में डिस्कस करना है। अन्य भारतीय भाषाएं का मतलब देखिए, जैसे हमें अपभ्रंशों की चर्चा करनी है, किस अपभ्रंश से कौन निकला, सब मिला के हम हिंदी भाषा के संस्कृत जो है से विकास को लेकर के चलेंगे, और फिर धीरे धीरे आएंगे, और फिर हम शुरू करेंगे अपभ्रंश में, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी निकली, मागधी से कौन कौन सी निकली, ठीक है, अर्धमागधी से कौन कौन सी निकली। इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक एक अपभ्रंश को लेंगे और उससे निकलने वाली भाषाओं जो है हिंदी की बोलियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आगे इसमें क्षेत्र आदि की चर्चा करेंगे, किस बोली का क्षेत्र कौन सा है, किस बोली का प्रधान क्षेत्र कौन सा है, किस बोली को और किस उपनाम से जाना जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नंबर 2, हिंदी भाषा व्याकरण। हिंदी भाषा व्याकरण का मूलभूत ज्ञान। हिंदी भाषा व्याकरण का मूलभूत ज्ञान, साथ में दिया है वर्णमाला। मतलब हिंदी व्याकरण में आपको वर्णमाला से लेकर वर्णमाला का बेसिक ज्ञान करना है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम। फिर आपका क्या है? फिर है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची। फिर क्या है आपका? विलोम। पर्यायवाची विलोम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे लिख सकें। हो गया? चलो दोस्त, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द। ठीक, इसके बाद जो है हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर हमारा है समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक आप जानते हैं ना, समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक का मतलब होता है जो उच्चारण में एक जैसे लगते हैं। समरूप, रूप का मतलब आकार प्रकार है, तो यहाँ आकार प्रकार का उच्चारण से है। समरूप भिन्नार्थक का मतलब है जो उच्चारण में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, जैसे दिन दीन है कि नहीं, दिन दीन। तो इस तरह से जो है आप जो है देखते हैं, तो ये समरूप भिन्नार्थक है। जैसे दिन माने दे, दिवस, दिवा, और दीन माने गरीब। तो अब ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है, तो इन्हीं को कहते हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो समरूप भिन्नार्थक शब्द हो गया आपका। उसके बाद जो है आपका अगला है अशुद्ध वाक्यांशों को शुद्ध करना। अशुद्ध, कल आप लोगों ने देखा होगा, जब कल क्या आपने प्रैक्टिस देखी होगी, अशुद्ध वाक्यांशों को शुद्ध करना। ये वाक्य से ही, वाक्य शुद्धि ही होती है। आपने कल देखा होगा, मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था, याद आ रहा होगा आपको, जिसमें मैंने बताया था कि
क्या करिए, संपूर्ण जो है वाक्य को जितना जितना अलग अलग लिखा है उतने उतने को अंडरलाइन करके अलग अलग भागों में बांट दीजिए और फिर देखिए किस भाग में गलती है ना। तो वही है वाक्यांश के जो है यही चीज है, वाक्यांशों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यांशों को शुद्ध करना। ठीक, फिर उसके बाद लिंग है, वचन है। जानते हैं लिंग माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन माने एक वचन बहुवचन। ठीक, सर्वनाम, विशेषण। अब देखिए एक बात अच्छी तरह से जानिएगा आप लोग, चलिए लिख ले तब। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक। अब आपको लगेगा कि इसमें संज्ञा की चर्चा नहीं की गई, लेकिन जब लिंग वचन आ गया तो समझिए ये दोनों संज्ञा के ही पार्ट हैं। इसका मतलब संज्ञा इसमें ऑलरेडी समाहित हो चुकी है, हम संज्ञा को अलग इससे नहीं कर सकते हैं। कारक के बाद है आपका काल, कारक के बाद क्या है, काल है। ठीक, चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके दोस्तों, आप देखिए काल के बाद जो है, काल के बाद है आपका वाच्य। वाच्य मतलब समझ रहे हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य का मतलब ये होता है वाक्य में किसकी प्रधानता है। बहुत आसान है, एक दो लाइन में मैंने आपको बताया था, दो तीन लाइन में आपको समझा दूंगा, सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अव्यय। अव्यय, अब देखिए जब अव्यय आ गया तो इसका मतलब है कि आपका क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण यहां ऑलरेडी समाहित हो। अव्यय आ गया तो अब आप इसमें जो है क्रिया विशेषण को छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय में मेन रूप से आप जानते हैं वही क्रिया विशेषण ही पढ़ा जाता है, बाकी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक है वो पढ़ाया जाएगा आपको। अव्यय आ गया, फिर उसके बाद आपका आ गया प्रत्यय और उपसर्ग आ गया। प्रत्यय आ गया, फिर उसके बाद आपका आ गया उपसर्ग। ठीक, प्रत्यय उपसर्ग के बाद आ गया आपका संधि समास। संधि आ गया, समास, विराम चिन्ह, संधि समास और विराम चिन्ह। फिर उसके बाद जो है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे व लोकोक्तियां। ठीक, फिर उसके बाद आ गया आपका रस, छंद, अलंकार। देख लीजिए दरोगा साहब लोगों, इतनी हिंदी पढ़ के जाना पड़ेगा वहां तक, रस, छंद और अलंकार। फिर उसके बाद आपका जो है आपका आ गया रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार के बाद आ गया अपठित बोध। अपठित बोध। लेकिन एक दिक्कत है दोस्त, एक दिक्कत है, चलिए लिख लूं तो बताता हूं। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक तथा उनकी रचनाएं। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक तथा उनकी रचनाएं। ठीक है, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक तथा उनकी रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी, कल देखिए हमने लिया था ना पुरस्कार वाला प्रश्न। हिंदी भाषा में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर वाला, साहित्य अकादमी। हिंदी भाषा में पुरस्कार। फिर अगला आपका जो टॉपिक होगा विविधा। विविधा का मतलब जानते हैं
जैसे जो हिंदी के तमाम सम्मेलन होते हैं, हिंदी जो है ये सब संवैधानिक स्थिति, संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, वो सारी चीजें इसके तहत आ जाती हैं। जैसे आपका जो है विश्व हिंदी सम्मेलन होता है तो कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, पहला कहाँ हुआ, पिछले इसके पहले कहाँ हुआ है, अगला कहाँ प्रस्तावित है, इस तरह से विविधा में यही सब जो है छिटपुट चीजें आती हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब देखिए, मैं ये जो कह रहा था आपसे कि एक बात है, मैं ये देख रहा था कि इसमें रस छंद अलंकार सब है, लेकिन रस छंद अलंकार पढ़ के जाने वाले हमारे दरोगा जी की वाणी में बिल्कुल भी रस छंद अलंकार नहीं होता है। बस मेरे कहने का अर्थ यही था कि ईश्वर करें आप दरोगा बने तो अपनी वाणी में गुरु जी को भी स्थान दीजिएगा, रस छंद अलंकार को भी समाहित किए रहिएगा अपनी वाणी में, ठीक है। हाँ, इतना जरूर करिएगा, आपकी जो है समझिए कि आप गुरु ऋण से मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि वास्तव में यह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि एक ऐसा वर्ग है जिसकी भाषा को सुनते ही तो मतलब एक तरह से कहिए कि जो समाज का एक सम्मानित तबका है, खुदा न खास्ता कभी उनकी मुलाकात हो जाए तो उनकी भाषा को सुन के ये लगता है कि इससे तो बेहतर था कि जो है आत्महत्या कर लिए होते। इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये तो थोड़ी सी आपस की बातें थी, हंसी मजाक। बट देखिए दोस्त, रियल में अगर हम देखें तो एक तरह से अगर देखा जाए तो लगभग हिंदी का जितना पाठ्यक्रम है, हिंदी का जितना भी सिलेबस है, वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ शामिल। तो इस तरह से, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्त। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, विश्वास। शिक्षा, कल भी मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु नहीं है, शिक्षा कोई वस्तु नहीं है। पहली बात कि आप बनिए की दुकान से खरीदें कि आप गए 20 रुपया दिया और कोलगेट ले लिया, नहीं। हाँ, परचेज आप यहां भी करते हैं, मैं ओपन कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा, खरीदते आप यहां भी हैं। बट जब तक हमारा आपका एक हृदय रागात्मक संबंध नहीं होगा, राग मतलब हृदय से जो है एक दूसरे, भाई आप मानेंगे कि नहीं, आप हमारे गुरुजी हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से हमें सफलता मिल सकती है, मिल सकती नहीं, मिलेगी। और हमें ये लगेगा कि ये हमारे विद्यार्थी हैं, हमें इनको द बेस्ट देना है ताकि इनकी सफलता में कोई अवरोध ना आने पाए। जब इस तरह का एक संबंध हम दोनों के बीच बनेगा तो निश्चित रूप से हम सारे लोग जो है, आप भी परीक्षा में सफल होंगे और आपको पढ़ाने की जो हमारी परीक्षा है, हम भी अपनी परीक्षा में सफल होंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा आप हैं। जब आप सफल होते हैं तो हम समझिए सफल हो गए। इसलिए जो है तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा लंबा है बट कोई बात नहीं, हमारे पास जो है समय भी पर्याप्त है, तो हम लोग जो है खूब आसानी से जो है इन चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, देखिए जरा सा पीछे घूम के चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने अपने पाठ्यक्रम का प्रारंभ कहां से किया था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। यदि मैं यहां से आपको जो है शुरू करूं तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे अन्य भाई बहन हैं, सारे भाई बहनों को यहां से एक बेहतर लाभ मिल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां से आपको एक बेहतर लाभ मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि ये पोर्शन ऐसा है जो लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, तो मैं चाहता हूं कि यहीं से शुरुआत की जाए ताकि आप भी यह जानें कि हमें जो गाइड किया जाएगा, बेहतर गाइड किया जाएगा। और दोस्त देखिए, एक बात आपको केवल यही कहना चाहता हूं कि आप इस बात का जो है, भाई बहुत अच्छी बात जो है कभी कभी चर्चा में आती है कि हम लोग भी हार मांस के बने पुतले हैं, इससे नहीं है। लेकिन यह है कि किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि मैंने पहली प्रैक्टिस आपको दी थी, आपने देखा होगा, उस पहली प्रैक्टिस में भी मैंने आपके बाकायदे पूरे पाठ्यक्रम का जो है, आपके पूरे पाठ्यक्रम का जो है निचोड़ लिया, देखा क्या क्या आता है, उस तरह के प्रश्न बनाए और उस तरह की प्रैक्टिस की। तो यह एक खास बात है कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में हम प्रॉपर सिलेबस बेस जो है मेहनत करते हैं। इसलिए आप में जरूर इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करते हैं। आप यदि अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों की मेहनत जो है जरूर अच्छा रंग लाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। आप आज के अपने इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं।
आइए आज इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ये टॉपिक थोड़ा हर बच्चे के लिए नया लगता है कि यार ये टॉपिक तो अभी बिल्कुल नया सा है। रस छंद अलंकार आप पहले भी किसी कंपटीशन में उतरे होंगे, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग लिंग वचन कारक ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं ये टॉपिक थोड़ा सा नया सा लगता है बच्चों को। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक उठाया कि आप यह टॉपिक पढ़ करके देखें। यदि ये बात समझ में आ गई तो आगे वाला तो आसान ही है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हाँ, बस एक ही बात है, हिंदी थोड़ा आनंद का विषय है, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बहुत लोड लेकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, क्योंकि आप जानते हैं जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो ब्लास्ट करने लगता है ना, और प्रेशर सामान्य स्थिति में होता है तो चावल दाल जो भी डालेंगे वो पक जाए। तो इसलिए प्रेशर उतना ही क्रिएट करिए कि दाल चावल पक जाए और खाने वाले को भी आनंद आ जाए, कि नहीं, मतलब हमारा काम भी सफल हो जाए और हमारा परिणाम भी बेहतर है। तो इसलिए कभी भी जीवन में यह मेरी एक बात गांठ बांध लेना दोस्त, मानव से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए कुछ भी ऐसा संभव ही नहीं है जो आप चाह लें और न कर लें। दशरथ मांझी को आप देखिए, एक अकेले व्यक्ति ने सरकार की मशीन जिन कामों को नहीं कर पाई, उस एक अकेले व्यक्ति ने 20 साल की कड़ी मेहनत में वो काम कर दिखाया। उस व्यक्ति ने दिखा दिया कि मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए हमेशा अपने को कूल माइंड रखें, एनर्जेटिक रखें और जो है हमेशा आगे बढ़ते रहें। आइए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। देखिए दोस्त, आप सारे लोग जानते हैं कि हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कहां से हुई है? संस्कृत से हुई है। एक्चुअली देखिए, ये जो जब आप भारत का मैप बनाते हैं दोस्त, देखिए मैप तो हम प्रयास करेंगे, पर यह है कि हमारा उद्देश्य रहता है थोड़ा सा जो चीज भी आपको पढ़ाई जाए वो ढंग से पढ़ाई जाए। ये चीज जब आप इस तरह से यहां से ले जा करके ऐसे ये आप जो है जब इस तरह से ला करके ये भारत का मैप बनाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ जो है ये जो हमारा एक क्षेत्र है, ये थोड़ा सा मैप आपका जो है ये ऊपर की तरफ इस तरह से रहेगा, उधर का क्षेत्र चला जाएगा, ये गुजरात आदि हो गया। यहाँ का जो हमारा क्षेत्र है थोड़ा सा मैप में ऊपर नीचे होगा। देखिए अब हम भाई ज्योग्राफी के विद्यार्थी नहीं, केवल आपको समझा रहे हैं। सुनिए भारतीय भाषाओं की थोड़ी सी चर्चा। और देखिए ये हमारा पंजाब का क्षेत्र है, और आप जानते हैं भारत में प्रवेश करने के लिए सदा से जो यह मार्ग रहा है, यह मार्ग सदा से एक हाईवे की तरह से भारत में इंटर करने का काम किया। जितने भी भारत पर आक्रमण हुए हैं वो सारे आक्रमण लगभग इसी रास्ते भारत पर हुए हैं। चाहे वो गोरी आया हो, चाहे वो गजनवी आया हो, चाहे वो बाबर आया हो, है कि नहीं, चाहे वो आपका तैमूर लंग आया हो, जो भी लोग आए हों, ठीक है। अब मान लीजिए एक आध अगर इधर उधर भी हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि भाई देखिए हमने अपने जीवन में एक ही विषय पढ़ा, हिंदी बस, वो तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, जहां से चीजें आपसे लिंक करके पढ़ा देनी होती हैं। तो जितने भी आक्रमण हुए मोस्टली आक्रमण भारत के इसी रास्ते से हुए। तो अब आइए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, सुना के और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भारत में वर्तमान समय में वर्तमान भारत में जो लोग निवास करते हैं, इसमें जैसा कि लोगों का मानना है कि दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो आर्य हैं और दूसरे जो हैं वो क्या है, वो अनार्य हैं। ठीक है, एक वो हैं जो आर्य हैं और दूसरे क्या हैं, अनार्य हैं। अब क्या हुआ कि ये कहा जाता है, देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत एक ऐसा अभागा देश है जिसकी कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है।
ना। वास्तव में अभागा शब्द कहने पे बुरा ना मानिएगा। आप जितना भारत आता है उतना मेरा भी है, जितना स्नेह आप अपने राष्ट्र से करते हैं उतना मैं भी करता हूं, बट हिंदी का आदमी हूं इसलिए। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई मातृभाषा नहीं है। छोटे से छोटे देश की अपनी मातृभाषा होती है, भारत की अपनी मातृभाषा नहीं। क्यों? क्योंकि मातृभाषा का एक मोटा क्राइटेरिया यह है कि जिस देश के लगभग 70% लोग उस भाषा को बोलते सुनते समझते और प्रयोग करते हों, वो वहां की मातृभाषा बनेगी। जब हिंदी को मातृभाषा बनाने की बात आई तो दक्षिण के राज्यों ने इस मैटर का विरोध किया। दक्षिण के लोगों ने इस मैटर को कहा कि भैया दक्षिण में तो हिंदी है ही नहीं, ठीक है, तो कैसे आप इतने बड़े भारी क्षेत्र को इग्नोर कर सकते हैं। तो हुआ क्या, वहां जो विरोध का स्वर उठा वो यही उठा कि वो जो है कहना ये था कि ये जो उत्तर के लोग हैं ये आर्य हैं, हम अनार्य हैं, और हिंदी जो है वो आर्यों की भाषा है, हम ये भाषा क्यों पढ़ें। है हमारा उद्देश्य उस विवाद में आपको ले जाना नहीं है, आपको केवल सिंपल सा एक चीज बता देना है कि भारत में आर्य और अनार्य दो तरह के लोग निवास करते हैं, जैसे लोगों का मानना है। अब देखिए हुआ क्या कि कहने का मतलब भारत में पहले कौन रहते होंगे, तो सीधी सी बात है अनार्य थे। अब हुआ क्या कि आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, तमाम तरह के मत दिए जाते हैं कि आर्य मूलतः भारत, जैसे बाल गंगाधर तिलक आदि कहते हैं कि आर्य जो थे वो मूलतः भारतीय ही थे। दूसरे अन्य विद्वान कहते, कुछ लोग कहते आर्य उत्तरी ध्रुवों से आए थे, कुछ लोग कहते आर्य यूरोप से आए थे, कहीं से आए थे, हमसे मतलब नहीं। अब वो इतिहास वाले जाने, अपना सरदर्द बढ़ाएं, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमारा मेन काम भाषा पर आना है, भाषा पर आइए। देखिए ऐसा है कि आर्य जो है, जब आर्य भारत में आए तो सबसे पहले यहां से इंटर करके आर्य पहुंचे कहां, पंजाब क्षेत्र। गौर करिएगा, आर्य कहां पहुंचे, पंजाब क्षेत्र में पहुंचे। और जब आर्य पंजाब क्षेत्र में पहुंचे तो पंजाब का मतलब ही होता है 5 नदियों से सिंचित प्रदेश। पंज माने 5, आब माने जल, 5 जल अर्थात 5 नदियों से सिंचित प्रदेश। तो भैया पंजाब बहुत हरा भरा बड़ा खुशहाल एरिया था। तो पंजाब को आर्यों ने देखा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो न खाद्यान्न की कमी है, न जल की कमी है, न फल की कमी है, और न ही जो है आने जाने की जो है दिक्कत है। भाई समतल क्षेत्र है, तो हर तरह से यह क्षेत्र बड़ा अच्छा है। तो आर्य यहीं पंजाब में रुक गए। अब जब आर्य पंजाब, तो ऐसा तो था नहीं कि उस समय तक पंजाब में कोई रहता नहीं था। आर्य जब आए तो यहाँ अनार्य पहले से रहते थे, तो अब आर्य आकर यहाँ रुक गए। अनार्यों से हो सकता है उनका युद्ध हुआ हो, संघर्ष हुआ हो, उन्होंने अनार्यों को पराजित किया हो, उनको भगाया हो, और उनको भगा करके वहां रुक गए, अपना स्थान बना लिया। अब देखिए जब आर्य आए तो आर्य अपने साथ अपनी भाषा भी लाए, और इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी, संस्कृत। ठीक, अब फिर क्या हुआ कि जब आर्य अपने साथ संस्कृत भाषा लाए तो यहां आकर पंजाब में आकर इन्होंने क्या किया, वेदों की रचना की। वेदों की रचना की, और वेदों की रचना किस भाषा में, क्या जो भाषा वो अपने साथ लाए थे, अर्थात संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की। लेकिन दोस्त एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया का हर काम, आपकी अपनी आवश्यकता का हर काम अकेले नहीं कर सकते हैं। भाई आपको अन्न उगाना भी आता हो, आपको खाना बनाना भी आता हो, आपको हल जोतना भी आता हो, और आपको लिखना भी आता हो, आप वेदों की ऋचाओं का जो है को लिखे भी। काम क्या आप अकेले कर सकते हैं, समय कहाँ इतना मिलेगा आपको न। आपको वस्त्र भी बनाना आता हो, वस्त्र पहनना भी आता हो, हर चीज हो, तो हर काम आप जूता भी बनाना जानते हो, आप चलने के यातायात के साधन भी बनाना जानते हो, बड़े ही घोड़े उनका भी पालन पोषण करना जानते हो। हर काम आप अपने से जीवन का कर सकते हैं, हर काम आप अपने से नहीं कर सकते। आपको दूसरे का सहयोग कहीं ना कहीं जीवन में लेना ही है। आप ही देख लीजिए, दिन भर में आप जो इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है, तब भी आपकी मजबूरी है 4 लोगों से मुलाकात करना। भाई क्या करेंगे, आप घर में सब्जी उगाएंगे, शहर में कहाँ सब्जी उगाएंगे, आपकी मजबूरी, आपको मार्केट से सब्जी लाना पड़ेगा। आप सेब का पेड़ कहाँ छत पे लगाएंगे, यहाँ
सेब होगा, आपकी मजबूरी आपको मार्केट से सेब खरीद के लाना पड़ेगा। केला कहाँ छत पे जो है उगाएंगे, आपको केला जो है मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। तो दोस्त कहने का मतलब यह है, इस विषम परिस्थिति में भी हमारी आवश्यकता ऐसी है कि हमें 4 लोगों से मिलना पड़ रहा है, भले ही हम अपनी सुरक्षा करके और करके मिलना भी चाहिए। अब जो है चेहरे को अच्छे से ढके रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जो चीज जरूरी है उन्हीं को लीजिए, ये सब ठीक है। बट मेरे कहने का अर्थ है कि आर्य जब यहाँ आए, देखिए हम भाषा की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करेंगे। आर्य जब यहाँ आए तो आर्य अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति खुद नहीं कर सकते थे। नतीजा क्या था, उनको अनार्यों से मिलना ही मिलना था। अनार्यों की उनको आवश्यकता थी, उनको दास की आवश्यकता थी, उनको जो है घर में काम करने वाली नौकरानी की आवश्यकता थी, उनको भोजन बनाने वाली की आवश्यकता थी, उनको कपड़ों की आवश्यकता थी, उनको अपने घोड़ों के लिए चारागाह, घोड़ों को चराने के लिए, उनका देखरेख करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। और ये सारा काम आर्य थोड़ी कर सकते थे। तो क्या हुआ क्या कि आर्य जब यहां आए तो धीरे धीरे वो अनार्यों से भी मिले। अनार्यों से मिले कौन, थोड़ा सा आज पृष्ठभूमि बना लीजिएगा, 2 दिन में खत्म कर दूंगा इसको, बस आज एक बार पृष्ठभूमि बना लीजिएगा। तो अनार्यों से मिले कौन, आर्य। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग, उदाहरण देखिए, जो लोग हमारे यहां से मुंबई जाते हैं ना, जब वो मुंबई से लौट के आते हैं तो आप अपनी भाषा और उनकी भाषा का मूल्यांकन करके जरा देखिए, जरा देखिए, आपको लगेगा कि निश्चित रूप से उनकी टोन में परिवर्तन हो गया है, उनकी भाषा में परिवर्तन हो गया है, उनकी भाषा का रूप कहीं न कहीं कुछ जो है विकृत हुआ है, वो उस भाषा का टोन उनमें आ गया है। अभी कोई मथुरा क्षेत्र में रहने लगे, जो अभी कोई मथुरा क्षेत्र में रहने लगे, तो वो जैसे आपको नमस्ते करेगा तुरंत कहेगा भैया राधे राधे, सही है कि नहीं, भैया राधे राधे। तो हमारे जो भी पश्चिम के भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो सारे भाई बहन अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यही है मेरे दोस्त कि क्या हुआ कि जब आर्य भारत में आए, अपने साथ अपनी भाषा लाए संस्कृत, जिसमें उन्होंने वेदों की रचना की, लेकिन उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनार्यों से भी मिलना पड़ा, अनार्यों से भी जो है संबंध रखना पड़ा। और एक और बड़ी बात, आप में 4 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आर्य अपने साथ पत्नी लेकर नहीं आए थे, सही है कि नहीं। तो आगे की जो जनरेशन थी, कहीं ना कहीं उनमें अनार्यों का भी योगदान आ गया। तो भाई माता की भाषा, हम सबसे पहले कहते हैं मातृभाषा, मां द्वारा सीखी गई भाषा, और मां तो अनार्यों की भाषा बोल, पिता आर्य की भाषा बोल रहा। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, सब मिलाकर के आर्य भाषा प्लस अनार्य भाषा, आर्य भाषा प्लस अनार्य भाषा, ये दोनों आपस में मिलने लगी। और जब ये दोनों भाषाएं आपस में मिलने लगी, तब विद्वानों को लगा कि ये तो एक नई भाषा ने जन्म ले लिया है। अब यहीं से सबसे पहले हमारे दिमाग में यह कॉन्सेप्ट आया कि समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार भाषा अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। अब देखिए, आपको जो मैंने कहानी सुनाई, अगर मैं चाहता तो सीधे सीधे पॉइंट देकर आपको लिखता हुआ चला जाता, लेकिन मैंने लिखा नहीं अभी। अब मैं लिखूंगा इस चीज को, क्यों? क्योंकि पहले जरूरी ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि लोगों के दिमाग में यह अवधारणा कहां से आई कि समय के अनुसार भाषा अपना रूप बदल सकती है। अब आप पूरी कहानी जान गए। आर्य भारत में आए, पंजाब में रुके, वहां वेद अपने साथ संस्कृत भाषा लाए, फिर वहां उन्होंने रुक करके वेदों की रचना की। जब उन्होंने वेदों की रचना की तो वहां के जो अनार्य थे उनसे भी उनकी जो है उनको घुलना मिलना पड़ा, और जब उनसे वो उनको घुलना मिलना पड़ा तो नतीजा क्या हुआ, जो अनार्यों की भाषा थी वो आर्यों की भाषा पर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दी, और इस तरह से आर्य और अनार्य की भाषाएं आपस में मिलने लगी। जब दोनों भाषाएं आपस में मिलने लगी, तब लोगों को लगा कि हमने जिस भाषा में वेद लिखा है और जो वर्तमान में भाषा लिखी जा रही है, इन दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है, इन दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है। तब लोगों को लगा कि यार, इसका मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार भाषा भी अपना रूप बदल लेती, समय और परिस्थिति के अनुसार भाषा भी अपना रूप बदल लेती है। जब लोगों को यह चीज पता चल गई, जब लोगों ने इस चीज को जान लिया, तब क्या हुआ,
धीरे धीरे भाषा के विकास का क्रम यहीं से प्रारंभ हुआ। तो अब आइए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले पेज पर चलेंगे और वहां से दिखाएंगे आपको भाषा के विकास का क्रम। आइए चलते हैं, अब आगे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं हिंदी भाषा का विकास। किसका विकास? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। देखिए अब आप मेरे पॉइंट को पूरी तरह से समझ चुके हैं। जब आर्य भारत आए तो सबसे पहले अपने साथ संस्कृत लाए थे। सबसे पहले आर्य क्या लाए थे? संस्कृत भाषा लाए थे और उसमें उन्होंने वेदों की रचना की ना। तो वेदों की रचना के कारण वेद में इक लगाकर वैदिक शब्द यहां जोड़ दिया गया। तो जो सबसे पहले भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। क्यों? फिर मैंने कहा कि धीरे धीरे जब आर्यों और अनार्यों की भाषा एक दूसरे से मिलने लगी, एक दूसरे में घुलने मिलने लगी, तो भाषा का रूप विकृत होने लगा। और जब लोगों ने इस चीज को महसूस किया, जाना, तब क्या किया गया? तब किया ये गया दोस्त कि अब भाषा का एक नया रूप जो है सामने आया, जिसको लोगों ने देखा कि इस भाषा से यह अलग रूप है, तो इसको नाम दे दिया गया लौकिक संस्कृत। क्या नाम दे दिया गया? लौकिक संस्कृत। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं लौकिक शब्द भी लोक में एक प्रत्यय लगने से बना है। लोक का मतलब जन सामान्य, अर्थात जो वेदों की भाषा है वो वैदिक है, लेकिन जो जन सामान्य की संस्कृत भाषा बनी वो कैसी भाषा बनी? लौकिक संस्कृत बनी। बात समझ गए आप? अच्छा, यहां चलकर एक घटना और बहुत बड़ी घटती है। घटना क्या घटती है कि इसी समय जो है आते हैं एक विद्वान जिनका नाम था महर्षि पाणिनि। क्या नाम था? महर्षि पाणिनि। अब पाणिनि ने जब देखा कि संस्कृत जो लौकिक है ये काफी हद तक विकृत होती चली जा रही है, भदेश होता चला जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया? देखिए अब नाम यहां से फिर जोड़िए, संस्कृत नाम कैसे पड़ा ये देखिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो उस समय चल रही भाषा थी उस भाषा को संस्कारित किया। क्या किया भैया? उस भाषा को संस्कारित किया। संस्कारित करने का मतलब है व्याकरणबद्ध किया। क्या किया? संस्कारित किया। संस्कारित करने का मतलब क्या है? व्याकरणबद्ध किया। और जब व्याकरणबद्ध कर दिया, संस्कारित कर दिया, तो संस्कारित किए जाने के कारण इस भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। बात समझ गए? अब आप जानेंगे एक संस्कृत शब्द कहां से आया। पाणिनि ने जो यह दूसरी भाषा थी जो वेदों से अलग, अभी आप यहां से संस्कृत हटाकर अब समझे, जो आर्य भारत आए वो अपने साथ जो भाषा लाए उसमें वेद लिखे। फिर जब वही भाषा विकृत होने लगी, जन सामान्य से मिलने जुलने लगी, तो उस दूसरी भाषा को पाणिनि ने संस्कारित किया और संस्कारित करने के कारण ये भाषा संस्कृत कहलाई। अब संस्कृत जब नाम दे दिया गया तब लोगों ने कहा कि चूंकि इसमें वेदों की रचना हुई है इसलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा जाए और जो इसका विकृत रूप है उसे लौकिक संस्कृत कहा जाए। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? बेहतर समझ गए कि जब आर्य आए तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कहा संस्कृत अपने साथ लाए थे तो उसी समय संस्कृत नाम था। नहीं, संस्कृत तो नाम तब पड़ा जब महर्षि पाणिनि ने इसे संस्कारित किया और संस्कारित करने के कारण इसे संस्कृत कहा गया। तो अब ये वही भाषा थी ना जो आर्य के साथ आई थी और जो फिर आकर यहाँ विकृत हुई, तो चूंकि अब संस्कारित करने के कारण संस्कृत कहलाई, तो जब आर्य के साथ आई उसमें वेद लिखे गए तो उसे वैदिक संस्कृत कह दिया गया और जब विकृत हुई तो उसे लौकिक संस्कृत कह दिया गया। तो इस तरह से संस्कृत के दो रूप बन गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब दोस्त यहां मैं आपसे एक छोटा पॉइंट और डिस्कस करूंगा। देखिए कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है, उन्होंने कहा संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर।
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा संस्कृत कैसा है, संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृत कुएं के जल के समान है और भाखा माने जो लोक भाषा है वो बहते नीर। आप जानते हैं जो जल रुक जाता है वो सड़ने लगता है और जो प्रवाहमान होता है वो निर्मल बना रहता है। कहने का मतलब कबीरदास जी ने संकेत ये किया कि जिस भी भाषा को व्याकरणबद्ध कर दिया जाता है वो भाषा धीरे धीरे जन सामान्य के लिए कठिन होने लगती है। नतीजा क्या है? जन सामान्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक नई भाषा की तलाश करने लगता है और धीरे धीरे वही भाषा जन सामान्य के माध्यम से साहित्य में आने लगती है और साहित्य में आकर धीरे धीरे वही दूसरी भाषा को रिप्लेस कर उसका स्थान ले लेती है। तो इस तरह से भाषाओं में परिवर्तन होता। तो जब संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को भी संस्कारित कर दिया गया, जब संस्कारित कर दिया गया तो यह भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो गई और जब यह भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो गई तो जन सामान्य ने फिर क्या किया? अपने अभिव्यक्ति के लिए, अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जन सामान्य ने क्या किया कि एक नई भाषा ढूंढ निकाला जिसका नाम था पाली। क्या नाम था? पाली। मतलब सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत से पाली आई। और आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने जो है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो किस में थे? पाली में दिए। क्यों दिए? ये भी आप अच्छी तरह से जाने, क्योंकि संस्कृत सबके लिए आसान नहीं थी, पाली सबके लिए आसान थी। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहीं ना कहीं उस मत का समर्थन किया कि जो भाषा जन सामान्य के लिए आसान हो उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, पाली आई। जब धीरे धीरे पाली का भी व्याकरण बन गया, धीरे धीरे जब पाली को भी व्याकरणबद्ध कर दिया गया, मुगलायन और कच्चायन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुगलायन और कच्चायन ने जो है पाली और प्राकृत दोनों का व्याकरण बनाया था। तो जब व्याकरण, पहले इन्होंने पाली को व्याकरणबद्ध किया, जब पाली व्याकरणबद्ध हुई तो पाली भी लोगों के लिए कठिन होने लगी। तब पाली का स्थान लिया किसने? प्राकृत भाषा ने। और आप जानते हैं महावीर स्वामी जो हैं, देखिए ये दोनों भाषाएं लगभग थोड़ा सा आगे पीछे ही चल रही थी, क्योंकि यहाँ बच्चों को, इतिहास के बच्चों को जो है आपको बहुत एक दिक्कत आ जाती है। मुझे पता है पढ़ाते समय मैंने कई बार इस चीज को महसूस किया है कि बच्चे कहते हैं कि सर एक बात मुझे बता दीजिए कि महावीर स्वामी, अगर पाली प्राकृत में बहुत अंतर है तो भाई महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में कितना अंतर होगा ना? कई बार महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय को लेकर के आप दिक्कत में आते हैं कि भाई ये पहले थे तो कैसे इस तरह से। तो दोस्त मेरे कहने का अर्थ ये कतई नहीं है, ध्यान दीजिए कि कौन पहले कौन बाद में। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि महात्मा बुद्ध ने पाली को अपने उपदेश की भाषा बनाया और महावीर स्वामी ने प्राकृत को अपने उपदेश की भाषा बनाया। हाँ, एक बात और है, समाज में दोनों भाषाएं थी, क्योंकि नई कोई भाषा जन्म थोड़ी लगी, समाज में दोनों भाषाएं विद्यमान थी। लेकिन संस्कृत के बाद पहले पाली साहित्य के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई और तब प्राकृत साहित्य के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई। बात समझ गए आप? तो कतई ये ना सोचिएगा कि नहीं महात्मा बुद्ध पहले थे कि महावीर स्वामी पहले थे। अगर महावीर स्वामी पहले थे तो प्राकृत पहले आनी चाहिए थी, पाली बाद में आनी, ये कोई मतलब नहीं है। दोनों लोगों ने अपने उद्देश्यों के लिए अलग अलग भाषा चुना। बस अंतर यह है कि महात्मा बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया, महावीर स्वामी ने प्राकृत में उपदेश दिया। और संस्कृत के बाद पहले साहित्य की भाषा के रूप में पाली उभरी, तब पाली के बाद प्राकृत। बाकी थी दोनों भाषाएं हमारे समाज से ही, कोई अलग भाषा नहीं लिया हमने। ठीक है, तो चलिए संस्कृत हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई। प्राकृत का जब व्याकरणबद्ध रूप हो गया तब आ गई धीरे धीरे अपभ्रंश। कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश। पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। देखिए बिल्कुल ये क्रम से चल रही हैं सारी भाषाएं। जब अपभ्रंश भी व्याकरणनिष्ठ हो गई तब जो है अपभ्रंश के बाद आई अवहट्ट। अवहट्ट ना, इसी अवहट्ट को क्या कहा गया? पुरानी हिंदी।
किसने कहा? आगे मैं लिखूंगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अवहट्ट को किसने पुरानी हिंदी कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, आपने पढ़ा होगा, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और सबसे चर्चित उसने कहा था। उसने कहा था कि कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 19 जो है इन्होंने क्या कहा? अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा। और यहीं से हमारी विकसित हुई क्या? हिंदी का वर्तमान स्वरूप यहीं से आया। हिंदी का वर्तमान स्वरूप, हिंदी का वर्तमान स्वरूप यहीं से आया। तो दोस्त, इस तरह से हम लोगों ने भाषाओं के विकास का पूरा सिलसिला देख लिया, पूरा क्रम देख लिया और देख लिया कि कौन सी भाषा किसके बाद आई, कैसे आई। तो दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने अपना सिलेबस जाना, ये जाना कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, और साथ ही साथ यह भी देखा, आज पहले टॉपिक को हमने शुरू किया हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा के विकास में आपको ये चीजें बताई। कल से फिर इसी टॉपिक को हम रेगुलर क्रम में आगे बढ़ाएंगे, आपको ये बताएंगे। आप जानते हैं अपभ्रंशों से जो है, अपभ्रंशों से अलग अलग जो है भाषा हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश न, इस तरह से जो है पैशाची, ब्राह्मण जो है, ये जितने भी हैं, इनसे कल हम विकास का क्रम देखेंगे, किससे कौन कौन सी बोली आई, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो कल जो सबसे पहला टॉपिक शुरू होगा वही इस पूरे जो आपकी पहली हेडिंग है हिंदी जो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उसका सबसे ज्यादा अंक देने वाला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो कल मिलते हैं, फिर इसी समय आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।